Welcome. Welcome to the series of lectures Physics once again. In the last class, we solved some problems on Newton's laws of motion, where we discussed some block concepts, tension in the string, and we calculated successfully acceleration and tension as per the requirement of the questions. Now, further we shall discuss some more problems on it. Suppose now what happens, कल जिस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी तरह के प्रॉब्लम्स को कुछ आज डिस्कशन में लाएंगे। कल दो ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। सपोज कीजिए कि ये तीन ब्लॉक एक साथ रखे हुए हैं, M1, M2 and M3। Suppose M1 4 kg, let M1 equal to 4 kg of mass, M2 equal to 3 kg of mass, and M3 equals to 2 kg of mass. Suppose a force of 27 Newton F is acting in this direction and the value of F is 27 Newton and it's a smooth surface. Now you have to calculate acceleration of the blocks and normal reaction between M1 and M2 normal reaction M1 and M2 equals to what? In the same way M2 and M3 equals to what? So this is the requirement of the question. कल हम लोगों ने दो ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज इसी क्लास में सिंपल उसी कॉन्सेप्ट को हम तीन ब्लॉक के लिए लगाएंगे। तीन ब्लॉक के लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके ये सारी वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा, कल हम लोगों ने बात किया था आइसोलेटेड सिस्टम का। तो आइसोलेटेड सिस्टम डिसाइड करने के लिए उस सिस्टम के सारे पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन, जितने भी पार्टिकल्स को कंसीडर करके हम लोगों ने सिस्टम कंसीडर किया है, उस सारे पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी क्योंकि एक ही फोर्स M1 पे पुश कर रहा है, तो जैसे ही M1 आगे की तरफ बढ़ेगा, M1, M2 और M3 तीनों एक साथ मूव करेगा। तो इस केस में भी तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो जब एक्सीलरेशन सेम होगा तो M1, M2, M3 इस तीनों को M1, M2, M3 taken together we can decide it as isolated system. Isolated system. अब आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कि इस तीनों ब्लॉक को मिला करके हमने एक सिस्टम बना लिया है। तो जब तीनों ब्लॉक को मिला करके एक सिस्टम बना लेंगे तो आप देखेंगे कि यह ब्लॉक इस तरीके से कुछ बिहेव करेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। सपोज कि इस तीनों ब्लॉक को मिला करके हमने एक ब्लॉक लगा दिया है जिसपे इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है F। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे यह फोर्स F जो काम कर रहा है वह F एक्सटर्नल फोर्स होगा और इस पे फोर्स जो लगेगा नीचे वह M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G जो वेट फोर्स होगा और ऊपर के डायरेक्शन में यह फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन का।
लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इस पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है। वाई डायरेक्शन में अगर सपोज करें इसको वाई एक्सिस ले और इसको एक्स एक्सिस ले, तो वाई डायरेक्शन में इस पार्टिकल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और पार्टिकल जो आगे बढ़ेगा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इन राइट साइड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं कि इसका एक्सीलरेशन जो ए है, तो इस केस में एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू ए का फॉर्मूला लगाएंगे। एफ एक्सटर्नल की जगह पे एफ पुट कर दीजिए, एम का वैल्यू हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, बिकॉज taken all these three we have decided an isolated system into A. So what is the value of F? 27 Newton. 27 equal to m1 plus m2 plus m3, 4 plus 3 plus 2, 9 into A. Here we can write A equals to 3 meter per second square. So what will be the value of A? A will be 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसी ए एक्सीलरेशन से m1, m2 और m3 तीनों इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेटेड। सेकेंड पार्ट है कि इस दोनों के बीच में m1, m2 और m2, m3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, उस नॉर्मल रिएक्शन के लिए। तो आप अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। इससे हमको ए मिल गया, आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करके हम लोगों ने ए निकाल लिया, और m1, m2, m3 तीनों ए एक्सीलरेशन से ही आगे की तरफ मूव करेगा। अब यदि हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो आप m1, m2 और m3, अब अगर हम बात करें m2 का, m2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? m1 लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, सपोज करो इसको लिखते हैं हम n1, तो इस पे n1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और m3 इसको नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग n2 लेते हैं। इस पे और कोई भी फोर्सेस काम नहीं करेगा, ये हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है एज इट इज। तो ऑब्वियसली m2g जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, लेकिन क्योंकि इस वर्टिकल डायरेक्शन में इस पार्टिकल का कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इसीलिए दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल टू ईच अदर। नेट फोर्स को क्या करना है? जीरो करना है। और m2 की बात करें तो m2 पे और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से, लेकिन m2 भी क्योंकि यह तीनों एक साथ ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो m2 भी ए एक्सीलरेशन के साथ राइटवर्ड डायरेक्शन में अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। जब राइटवर्ड डायरेक्शन में मोशन को कंटिन्यू करेगा तो राइटवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो n1 है, तो n1 माइनस n2 इक्वल्स टू m2 इंटू ए। तो यहां से आ जाएगा इक्वल्स टू m2 कितना है? m2 3 और a 3, तो 3 इंटू 3 equals to 9. This will be equation 1 because n1 और n2 मुझे मालूम नहीं, तो इसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर फिर इसी के साथ हम m3 की बात करें, यह भी सरफेस पे रखा हुआ है, तो m3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस पे भी नॉर्मल आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और m3 किसके साथ कांटेक्ट में है? m2 के साथ। तो m3 ने m2 पे इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया था n2 का, तो m2 m3 पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा n2 का, और कोई भी फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है। और यह भी ए एक्सीलरेशन सेम है, तो ए एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो n2 इक्वल्स टू m3 इंटू ए, और m3 कितना है? n2 इक्वल्स टू m3 2 इंटू एक्सीलरेशन इज 3 इक्वल टू 6 न्यूटन। This will be equation number 2. So now n2 is known to us. So m2 and m3
के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना आ रहा है 6 न्यूटन का. और नाउ इफ वी कंसीडर पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2 इन दिस इक्वेशन, N1 minus 6 equals to 9. That implies N1 equal to 9 plus 6 equals to 15 न्यूटन. तो यह फोर्स जो काम कर रहा है M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स काम कर रहा है वह 15 न्यूटन का काम कर रहा है. तो मीनिंग क्या है, व्हाट वी वांट टू डिस्कस इन दिस क्लास, कि ओनली यू हैव टू लर्न फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम show all the forces in correct direction in which they are working. Just see in which direction the block is moving. Net force is acting in that direction. Write the equation from free body diagrams. See free body diagram and write the equation and solve for your variable. Solving the equation are not big things. So इसको solve करके क्वेश्चन का जो asked है उस asked के बेसिस पे आप इसको फुलफिल कर सकते हैं. तो note it down. We shall see another problem on it. अभी तक हम लोगों ने जो दो ब्लॉक को कंसीडर किया है, दो या दो से अधिक ब्लॉक को, सबको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करवा रहे थे. हॉरिजॉन्टली ब्लॉक मूव कर रहा था. अब सपोज कीजिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिसमें ब्लॉक वर्टिकली मूव करे. सपोज दिस इज M1, दिस इज M2 और इस पे एक फोर्स काम कर रहा है F. करेक्ट. Now let F equals to 60 Newton, M1 equal to 2 kg, M2 equals to 4 kg. यह F काम कर रहा है. दिस इज स्ट्रिंग. So now M1 or M2 are connected with a string and the force of F is acting on it, on M2 in upward direction. So definitely यह ब्लॉक जो मूव करेगा वह अपवर्ड में मूव करेगा और लेट द एक्सीलरेशन इज A. तो अगर यह ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन है, तो M1 और M2 साथ में ऊपर की तरफ जाएगा. अगर ये दोनों साथ में ऊपर की तरफ जाएगा, यू आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट A equals to what, and suppose tension in the string is 3. So आपसे यह भी पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में जिससे M1 और M2 कनेक्टेड है, धागा से कनेक्टेड है, तो M1 और M2 जिस धागे से कनेक्टेड है उसका यदि टेंशन T है तो उस टेंशन T का वैल्यू क्या होगा, यह कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है. सिंपल. फिर से हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे. क्योंकि यह F जो काम कर रहा है, यह F ही M1 और M2 को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवा रहा है. तो अगर ये F2 causing the acceleration, तो M1 and M2 will move together, एक साथ मूव करेगा. अगर यह एक साथ मूव करेगा तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम. तो अब आइसोलेटेड सिस्टम M1, M2 एंड स्ट्रिंग. तो कंसीडर M1, M2 and a string as a system. ऑब्वियसली यह पूरा का पूरा पार्ट एक सिस्टम हो गया. तो इस पे F जो काम कर रहा है यह अब M2 पे नहीं, हम बोलेंगे कि ये M1, M2 एक जो पूरा एक सिस्टम है उस पे काम कर रहा है. किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में. अब क्या होगा कि टोटल मास इसका हो जाएगा M1 प्लस M2. तो लेट M इक्वल टू M1 प्लस M2 अगर हम कंसीडर करें तो M इक्वल्स टू M1 प्लस M2, यह पूरा मास. और यह इस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F जो काम कर रहा है. नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, लेट F इक्वल्स टू, उसको बढ़ा करके आप कर दीजिए 120 न्यूटन. दैट विल गिव द गुड कैलकुलेशन. तो M F
F अपवर्ड डायरेक्शन में और नीचे वेट का फोर्स काम करेगा mg हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल या सिस्टम ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है इसका मतलब नीचे जितना फोर्स काम कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एफ काम कर रहा है उसका वैल्यू ज्यादा है, तभी ये ऊपर ले जा रहा है। एफ को बड़ा होना पड़ेगा m2g से इसको ऊपर की तरफ जाने के लिए। इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ माइनस mg equals to m into a. F is what? 120 minus m. M is 4 plus 2, 6. 6. I am taking the value of g equal to 10. You can take 9.8 if you want to have. 6 into a. So now what is this value? 120 minus 60 equals to 6a. 60 equals to 6a. So a equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह ब्लॉक ऊपर जो जा रहा है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो यहां पे a का जो वैल्यू आएगा a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट टेंशन, या तो आप m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए या आप m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। a का वैल्यू आ गया a इक्वल्स टू 10। तो m1 या m2 में से हम किसी भी एक बॉडी के लिए यदि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं और उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो इस काम को हम लोग कर सकते हैं। किसी के लिए हम लिख लेंगे a इज नोन टू अस, देखते हैं दोनों के लिए लिखते हैं, दोनों से देखते हैं कि सेम वैल्यू आता है कि नहीं। सेम वैल्यू आएगा टेंशन का, क्योंकि स्ट्रिंग एक है, यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। सपोज हमने m1 को कंसीडर किया, m1 क्या फोर्सेस लगेंगे, m1 पर एक फोर्स लगेगा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे m2 टेंशन इसको ऊपर की तरफ लगाएगा, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे, और कोई भी फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है, करेक्ट। और यह पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। इसका एक्सीलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, t माइनस m1g इक्वल्स टू m1 इंटू a। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स, गेट t। t माइनस m1 is 2 kg, 2 into 10 equals to 2 into 10. That implies t minus 20 equals to 20. From here we can write t equals to 40 meter. What is the value of t? T equal to 40 meter. T equals to 40 meter. In the same way, आप इसी सवाल को m2 के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर m2 को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, m2 पे एक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा m2g, ऊपर के डायरेक्शन में यह फोर्स F ऑलरेडी काम कर रहा है इस पे, और चूंकि यह स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो m1 इसको नीचे की तरफ टेंशन लगा देगा। इसी t का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर देम, सी इट इज 40 न्यूटन कमिंग और नॉट। यह वैल्यू हम लोगों ने 40 न्यूटन निकाला है। अगर m1 के लिए इक्वेशन को लिख करके, ये टोटल इक्वेशन किसके लिए लिखा गया है, m1 के लिए, या m1 के लिए लिखा गया था। अब m2 के लिए भी लिखेंगे, देखेंगे सेम वैल्यू आएगा टेंशन का। तो m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। कौन कौन से फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं, एक ऊपर, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, यह ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब F नीचे लगने वाले दोनों फोर्सेस के सम से बड़ा है, तो F माइनस m2g माइनस t इक्वल्स टू m2 into a. So now write F equal to 120 minus m2 is 4 into 10 minus t, we have to calculate m2 4 and acceleration is 10, so we shall write 10. What will be the value, 120 minus 40, 80 minus t equals to 40.
that implies t equals to 80 minus 40, that implies t equals to 48. M2 के लिए भी जब फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखे तो M2 के लिए भी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सिंगल स्ट्रिंग है। जब तक स्ट्रिंग सिंगल होगा इसमें टेंशन का वैल्यू एक होगा, टेंशन कहीं नहीं बदलेगा। M2 M1 पे ऊपर की तरफ लगाएगा, M1 M2 को नीचे की तरफ लगाएगा, लेकिन यहां भी T लगेगा और यहां भी T लगेगा, दोनों T क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों T क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कुछ डिफिकल्ट, कुछ कॉन्सेप्चुअल अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अभी तक जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वी आर लर्निंग बेसिक्स, ओनली वी आर डिवोटिंग आवर टाइम टू लर्न बेसिक्स, सम कॉन्सेप्ट्स, हाउ दिस फोर्स विल act on a particle, what will be free body diagram, how we can write the equations of motion, in which direction particle is moving, what is the acceleration, if the particle is moving in a particular direction, it means net force is acting in that direction only। जैसे यह पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे दो फोर्स काम कर रहे हैं, M2G और T, और ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है F। इसका मतलब है कि F M2G प्लस T इस दोनों के सम के बराबर, उससे बड़ा है तभी यह पार्टिकल ऊपर की तरफ मूवमेंट ले रहा है। अगर नीचे आता तो M2G प्लस T इस F से बड़ा होता तभी यह नीचे की तरफ आता। मतलब नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में काम करेगा, पार्टिकल में एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस क्लास के वीडियो में जो प्रॉब्लम बताए गए हैं, इससे सीखने के लिए जो 2 लेक्चर्स पहले दिए गए हैं जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, उसको आप लोग जरूर देखें। इस पे आगे भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, 2 और मोर देन 2 स्ट्रिंग्स होंगे। उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।